अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप तमाम खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर भी है और ये इब्तदाई उम्र में बच्चों में पाया जाता है। इसको देखा जाता है और ज़्यादा इसका शिकार बॉयज़ होते हैं। इसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया को जब देखा जाता है तो वो ई सेक्शंस में डिवाइडेड है, ABCDE में, और हर सेक्शन में इसके कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। सबसे फर्स्ट वन जो हमारे पास पहला क्राइटेरिया है ए, उसमें यही बताया गया है कि परसिस्टेंट डेफिसिट इन सोशल कम्युनिकेशन, सोशल इंटरेक्शन अक्रॉस मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट। एक बच्चा जो है वो सोशली कम्युनिकेट नहीं कर पाता, सोशली इंटरेक्ट नहीं करता। और इसमें फ़र्स्ट पॉइंट जो है कि वो बच्चा सोशली इंटरेक्ट नहीं कर पाता, सोशली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा। अगर उसके सामने कोई भी बिहेवियर, कोई भी जेस्चर, कोई भी शो कर रहा हो, अगर किसी भी प्रॉब्लम में कोई बंदा मौजूद हो तो उसको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो उसको समझ नहीं पा रहा होता। सो वो इमोशनली भी चीज़ों को नहीं सही अंदाज में ले सकता। सेकंड हमारे पास क्राइटेरिया है कि डेफिसिट इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बिहेवियर used for social interaction, ranging, for example, from poorly integrated verbal and non-verbal communication to abnormalities in eye contact, body language, or deficit in understanding and use of gesture, to a total lack of the facial expression and non-verbal communication. जो सेकंड हमारे पास क्राइटेरिया है उसमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन वर्बल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दोनों जो है बच्चे वो नहीं कर पाते। स्पेशली बच्चे जैसे आई कांटेक्ट के थ्रू अपनी मदर को कोई बात समझा देते हैं, क्या चीज़ उनको चाहिए क्या नहीं चाहिए, या बॉडी लैंग्वेज से वो अपने हाथों के इशारों से या अपनी गर्दन के इशारे से, फेस एक्सप्रेशन से वो चीज़ों को बताते हैं, समझाते हैं, मगर ये बच्चे नहीं बता पाते, नहीं समझा पाते। सो वो वर्बली भी कम्युनिकेट नहीं कर पाते और नॉन वर्बली भी कम्युनिकेट नहीं कर पाते, इसीलिए वो इंटरेक्ट भी नहीं कर पाते, सोशली इंटरेक्ट नहीं कर पाते। थर्ड क्राइटेरिया के डेफिसिट इन डेवलपिंग, मेंटेनिंग, अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप, रेंजिंग, फॉर एग्जांपल, फ्रॉम डिफिकल्टीज एडजस्टिंग बिहेवियर टू सूट वेरियस सोशल कॉन्टेक्स्ट, टू डिफिकल्टी इन शेयरिंग इमेजिनेटिव प्ले और इन मेकिंग फ्रेंड्स, टू एब्सेंस ऑफ इंटरेस्ट इन पीयर। कि ये बच्चे रिलेशनशिप को समझ नहीं पाते, मेंटेन नहीं कर पाते, डेवलप नहीं कर पाते। अगर किसी की दोस्ती हो भी जाती है इन बच्चों में, अगर किसी के साथ दोस्ती हो भी जाती है तो वो उसको मेंटेन नहीं कर पाएगी ज़्यादा देर तक, वो उनकी दोस्ती ख़त्म हो जाएगी। तो इन बच्चों में जो रिलेशनशिप के हवाले से भी चीज़ों को समझ नहीं पाते। दूसरा, वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में भी इनको प्रॉब्लम आती है कि वो नहीं कर पाते। तीसरा, कि वो सोशली इंटरेक्ट नहीं कर पाते, सोशली कम्युनिकेट नहीं कर पाते। अब हमारे पास जो बी क्राइटेरिया है उसमें ये देखा जाता है कि रिस्ट्रिक्टिव repetitive pattern of behaviors, interests, or activities as manifested by at least two of the following currently or by history। कि जो बच्चा है जो ऑटिस्टिक बच्चा है वो क्या करता है कि बहुत रिजिडली चीज़ों को लेता है जिसके साथ उसकी एसोसिएशन डेवलप होती है, जैसे उसकी टॉयज़ है या उसकी फेवरेट चीज़ है, तो उसको क्या करेगा, उसके उस हवाले से वो चीज़ों को जब रिजिडली लेगा, उसकी एसोसिएशन जब उसके साथ बहुत ज़्यादा डेवलप होगी तो वो बिहेवियर्स को, अपने जेस्चर्स को, रिपीटिटिव पैटर्न ऑफ बिहेवियर्स को वो शो करेगा, यानी रिपीटिटिव मैनर में शो करेगा, अपने इंटरेस्ट और एक्टिविटीज़ को शो करेगा। जैसे सबसे पहले हम इस पे देखते हैं कि जो फर्स्ट वन हमारे पास है स्टीरियोटाइप और रिपीटिटिव मोटर मोटर मूवमेंट, यूज ऑफ ऑब्जेक्ट और स्पीच, सिंपली मोटर stereotypes, lining up toys or flipping object, equinalia, idiosyncratic phrases। कि ये बच्चा क्या करता है कि जो इसके पास चीज़ हो, इसकी टॉयज़ हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसको वो गोल गोल घुमाएगा, या वो क्या करेगा, खुद गोल गोल चक्कर जो है वो लगाएगा, घूमेगा और इस तरह की मूवमेंट वो शो करेगा। दूसरा, कि वो कोई सेंटेंस बोलेगा और वो एक ही सेंटेंस को बार बार बोलेगा, या चीज़ों को एक लाइन में जोड़ना शुरू कर देगा, अपनी एक तरतीब के साथ जोड़ना शुरू कर देगा। इसी तरह किसी भी
सेंटेंस को वो बार बार एक ही अंदाज में बोलना शुरू कर देगा। जिस भी पर्सन से वो कोई सेंटेंस सुनेगा और उसको वो फिर बार बार रिपीट करेगा, बोलना शुरू कर देगा। जैसे ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, इस तरह का वो आप किसी भी वक्त वो ये जो उनको सेंटेंस है वो बोलना वो शुरू कर देंगे। हालांकि वो चीज़ उनको नहीं भी चाहिए होगी, नहीं भी उसको समझ होगी, लेकिन वो सेंटेंस को नहीं समझ पाएंगे और वो बस वैसे ही बोलते जाएंगे। सेकेंड हमारे पास है इंसिस्टेंस on seamless, inflexible adherence to routineness और ritualized pattern of verbal and non-verbal behavior। कि ये जो बच्चे होते हैं इनको जिस चीज़ के साथ एसोसिएशन होती है वो चीज़ उनको सेम चाहिए। मतलब हर दिन अगर नाश्ते में अंडा खा रहे हैं तो उनको अंडा ही चाहिए। अगर उनको अपनी स्कूल जाते हुए रेड शर्ट पसंद है या ब्लू शर्ट पसंद है, वो उसको वियर करना उनको अच्छा लगता है, तो वो हर रोज़ यही चाहेंगे कि मैं वो यही चीज़ लूँ। इसमें ये देखा जाता है कि हर बच्चे में जो ये उनकी एसोसिएशन है वो डिफरेंट होती है। जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, अब हर बच्चे में ये देखा जाता है कि उनकी एसोसिएशन किस चीज़ के साथ है। तो मेरे पास जो बच्चा था उसकी एसोसिएशन उसकी फूड के साथ थी कि उसको फीडर पीना बहुत अच्छा लगता था। अब वो बड़ा भी हो चुका था लेकिन वो फीडर नहीं छोड़ता था, वो फीडर पीता था। और उसको अपनी टॉयज़ के साथ एसोसिएशन थी, तो वो जो अपने टॉयज़ थे वो बिल्कुल भी उनको नहीं छोड़ता था और हर वक्त उनको पास रखता था। तो नेक्स्ट हमारा जो है थर्ड, highly restricted fixated interests that are abnormal in intensity or focus, strong attachment to or preoccupation with unusual objects। के ये जो बच्चे होते हैं इनकी एसोसिएशन जिस भी चीज़ के साथ डेवलप होती है उसके साथ इतनी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होती है कि वो दूसरों के लिए तो वो चीज़ गैर मामूली होगी लेकिन बच्चों के लिए बहुत ख़ास होगी, तो वो उसको अपने साथ साथ रखते हैं। जैसे वो बच्चा जो था वो जो अपने टॉयज़ थे वो बिल्कुल सोने के वक्त भी अपने पास रखता था, उनको छुपा के रखता था कि कोई उसको हाथ न लगा ले। या जो उसका फीडर है उसके साथ अब उसकी एसोसिएशन डेवलप थी, तो उस फीडर को भी वो क्या करता कि उस फीडर को भी सही अंदाज में रखता और अगर फीडर का जो कैप है वो गिर जाता तो उसको दोबारा से उठा के और उसको सीधे वे में रख के और फिर वो बैठ जाता था। मतलब उसको उस हवाले से भी प्रॉब्लम फील होती थी अगर फीडर के साथ कुछ भी हो जाता। अगर उसका रेड कलर का फीडर उसकी वालिदा ले आती या ब्लू कलर का ले आती तो वो उसको पसंद नहीं होता था, उसमें दूध नहीं पीता था। वो क्या करता था, हमेशा येलो वाले में ही पीता था। तो देखा जाता है कि बच्चों की जो इंटेंसिटी होती है जिस किसी चीज़ के साथ उनकी एसोसिएशन डेवलप है उसमें उनकी इंटेंसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है और वो चीज़ वो दूसरे लोगों को नहीं देते, ना ही उनको हाथ लगा देते हैं। फोर्थ वन जो हमारे पास बी क्राइटेरिया में पॉइंट है वो है हाइपर और हाइपो एक्टिविटी टू सेंसरी इनपुट और अनयूजुअल इंटरेस्ट इन सेंसरी एस्पेक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट, apparent indifference to pain, temperature, and hair, response to specific sound or texture, excessive smelling or touching of object, visual fascination with light or movement। ये जो बच्चे होते हैं इनमें हाइपर या हाइपो एक्टिविटी होती है सेंसरी इनपुट्स को लेके, यानी कि अगर कोई आवाज़ वगैरह ये सुन रहे हैं, कहीं से आवाज़ आ रही है, कहीं से रोशनी आ रही है या किसी ने इनको टच किया है, कोई स्मेल आ रही है, किसी चीज़ को इन्होंने टच कर लिया, अब इनकी जो उसमें जो सेंसरी इनपुट होती है उस हवाले से एक एसोसिएशन डेवलप हुई होती है, तो उसमें वो या तो खौफ महसूस करते हैं या तो बहुत एक्टिव हो जाते हैं। जैसे जो मेरा पेशेंट था उसको जब उसकी मामा जूसर ब्लेंडर जो है वो चलाती थी तो वो बहुत डर जाता था और चीखें लगाना शुरू कर देता था और दूसरे रूम में चला जाता था। इसी तरह इसकी एसोसिएशन डिफरेंट बच्चों की जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं उनकी डिफरेंट चीज़ों के साथ एसोसिएशन होती है या सेंसरी इनपुट उनके साथ होती है। मतलब कुछ बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा लाइट से अवॉइड करते हैं, अगर लाइट उनको पड़ जाए तो वो बहुत हाइपर एक्टिव हो जाते हैं या हाइपो एक्टिव होते हैं। तो ये देखा जाता है कि डिफरेंट बच्चे किस तरीके से एक्टिव हो रहे हैं। इसी तरह पेन और टेम्परेचर के साथ, साउंड के साथ, स्मेल के साथ होता है। हमारे पास सी क्राइटेरिया है, द सिम्टम्स मस्ट बी प्रेजेंट इन अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड बट मे नॉट बिकम फुली मैनिफेस्ट अनटिल
social demand exceed limited capacity or maybe many masked by learned strategies in later life के जो ये symptoms हैं वो अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड में ज़रूरी है देखे जाने। अगर किसी बच्चे को बचपन में ऐसा कुछ नहीं है और बाद में कोई ऐसी सिम्टम्स आ रही है तो वो ऑटिस्टिक नहीं हो सकता, वो कुछ और होगा। तो ऑटिस्टिक जो होता है, ऑटिज़म जो होता है वो बच्चों को अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड में ही होता है। तो ये देखा जाता है कि फर्स्ट 6 मंथ में जो बच्चे की जो सिम्टम्स होती हैं वो ऑटिस्टिक होती है। अगर एक बच्चे को ऑटिज़म है तो अगर 6 मंथ्स में नहीं पता चल रहा कि मतलब बच्चा पहले ठीक था, अच्छे तरीके से जेस्चर्स शो कर रहा था, बिहेवियर शो कर रहा था, हंसता भी था और आई कांटेक्ट भी उसका था और कोई मोटर मूवमेंट भी नहीं थी, कोई स्टीरियोटिपिक मूवमेंट नहीं थी, रिपीटेटिव पैटर्न ऑफ बिहेवियर्स नहीं थे और बाद में उसकी ये जो चीज़ें हैं वो स्टार्ट हुई है लेकिन वो डेवलपमेंटल पीरियड में ही हुई है तो फिर भी हम उसको ऑटिज़म कहेंगे। अगर 2 साल की उम्र में बच्चा अपने वालिदैन के साथ जब बैठ रहा था और उसमें ये चीज़ें आ रही थी कि वो स्टीरियोटिपिक मूवमेंट, रेपिटेटिव पैटर्न ऑफ बिहेवियर्स को शो कर रहा था या वो आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था, तो अब ये देखा जाएगा कि उस बच्चे को ऑटिज़म है। D criteria के symptoms cause clinically significant impairment in social, occupational or other important areas of current functioning। ये बच्चे जो ऑटिज़म जिनको ऑटिज़म होता है इनकी ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं इन प्रॉब्लम्स की वजह से इनको सोशल ऑक्यूपेशनल एरियाज़ में डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, ये इंटरेक्ट नहीं कर पाते और फिर इनकी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। यानी बच्चों के साथ उठना बैठना इनका नहीं हो पाता, ना इनके साथ बातचीत होती है, ना किसी भी सेटिंग में चले जाएँ तो ना तो ये काम कर पाते हैं सही तरीके से और ना ही ये रिलेशनशिप को डेवलप कर पाते हैं। तो इम्पेयरमेंट आ रही होती है इनकी अपनी लाइफ में। यानी इम्पेयरमेंट से मुराद ये होती है कि एक चीज़ की वजह से बाकी चीज़ें इफ़ेक्ट हो जाना, बाकी एरियाज ऑफ लाइफ जो है वो इफ़ेक्ट हो जाते हैं। ई क्राइटेरिया these disturbances are not better explained by the intellectual developmental disorder or global developmental delay. Intellectual developmental disorder and autism spectrum disorder frequently co-occur. To make comorbid diagnosis of autism spectrum disorder and intellectual developmental disorder, social communication should be below the expected for general developmental level. ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी बच्चे को ऑटिज़म है तो उसको इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर नहीं हो सकता है जिस बच्चे को आपने ऑटिज़म डिक्लेयर कर दिया है वो हो सकता है उसको ऑटिज़म ना हो बल्कि वो आईडी का बच्चा है, यानी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का बच्चा है, क्योंकि कम्युनिकेशन उसमें भी नहीं होती, क्योंकि बच्चा उसमें भी इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा होता और चीज़ों को नहीं समझ पा रहा होता और डिले होता है उसकी अडेप्टिव लाइफ में, वो डिले होता है हर चीज़ में। तो हो सकता है, तो देखना पड़ता है कि अगर कोई बच्चा ऑटिस्टिक है तो ऐसा तो नहीं है कि वो आईडी का बच्चा है और आपने उसको ऑटिस्टिक कर दिया हो। और ऐसा भी होता है कि कुछ बच्चे ऑटिस्टिक होते हैं लेकिन वो आईडी के पेशेंट्स भी होते हैं और कुछ बच्चे ऑटिस्टिक होते हैं और वो आईडी के पेशेंट्स नहीं होते, वो बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, उनका IQ लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है और वो नॉर्मल जो बच्चे होते हैं उनसे भी कई हद तक बढ़कर वो अच्छा काम करते हैं और बेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक हम रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह आपको फर्दर ब्रीफ किया जाएगा। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगे और सही समझ आए तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनी जितनी भी क्यूरीज़ हैं वो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं।